अब तक हम लोगों ने एनालिटिकल फिलोसफी का एक फाउंडेशन देखा कि एनालिसिस क्या होती है और एनालिसिस को विभिन्न फिलोसोफर्स किस रूप में स्वीकार करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि जो एनालिसिस मूर के दर्शन में है वो रसेल की फिलोसफी में नहीं है, और जो रसेल का एनालिसिस है उससे बहुत डिफर करता है विटगेनस्टाइन का एनालिसिस। लेकिन एनालिटिकल फिलोसफी का एक दूसरा फेज शुरू होता है। रिचर्ड रॉटी का एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक टर्म, और उसमें रॉटी लिखता है कि फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड आइदर बाय मॉडिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज और by or to understand more about language. And the first part is related to ideal language philosophy, and the second part is closely connected to ordinary language philosophy. It means that analytical philosophy developed in two different ways. One is developed by Moore, Russell, and early Wittgenstein, and other phase, later phase, was developed by Wittgenstein especially. जब विटगेनस्टाइन ने ट्रैक्टेटस लिख लिया तो फिलोसफी को छोड़ दिया, he left philosophy, और कहा कि व्हाट एवर प्रॉब्लम्स आर एसेंशियल इन फिलोसफी आई हैव फाइनली सॉल्व। जो दार्शनिक समस्याएं थी उनका मैंने अंतिम रूप से समाधान कर दिया है, मुझे अब यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मन माल्कन ने लिखा कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था, तो जैसे इंजीनियर होते हैं कि नाली में यदि रबिश है तो उसको साफ कर देते हैं और साफ करके वहां से चले जाते हैं। इन द सेम पैटर्न Wittgenstein was from engineering background, so that he thought after solution of all problems in philosophy there is no need to stay here, and he left philosophy. कहा सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब रह के मैं क्या करूंगा। बच्चों 1918 ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो गया, वो बीच बीच में इंटरेक्शन करता रहा, और खासतौर पर ऑस्ट्रिया में ही एपी रैमजे और आरबी ब्रेथवेट के साथ उसका संवाद होता था। वीना में मारिस लीक और एफ वैशमान थे, उनके साथ भी इसका संवाद होता रहा। बट विटगेनस्टाइन हिमसेल्फ रोट दैट विद द डिस्कशन ऑफ पायरस रफा आई फेल्ट दैट I am such a tree where all branches had been cut. वो लिखता है कि जब पायरस रफा के साथ मेरा डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे पेड़ के समान हूं जिसकी सारी डालियां और पत्ते कट चुके हैं। एक कोट पेड़ भोजपुरी में कहा जाता है, कोट पेड़ जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। 1928 में विटगेनस्टाइन ब्राउअर का एक लेक्चर सुना फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स पर, and he was so fascinated by this lecture that Wittgenstein decided to again come in Cambridge, and in 1929 Wittgenstein returned to Cambridge again and submitted his book Tractatus Logico-Philosophicus, which was published in 1921 for PhD degree. PhD डिग्री के लिए
अपनी ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस को प्रेजेंट किया, उसके साथ एक रिमार्क लगाया, एक नोट लगाया, और नोट था सम रिमार्क्स ऑन लॉजिकल फॉर्म, जो अपनी फेलोशिप के लिए उसने आर्टिकल लिखा था। तो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफी के साथ अपने नोट को लगा करके और पीएचडी वाइवा के लिए, पीएचडी के लिए सबमिट किया। विटगेनस्टाइन और बर्टन रसेल, दे आर expert of viva voce. They asked several questions. Wittgenstein did not reply even a single question asked by Moore and Bertrand Russell. वाइवा वोसी जब बेटे आयोजित किया गया तो उस आयोजन में विटगेनस्टाइन से प्रश्न पूछा गया और विटगेनस्टाइन ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वाइवा वोसी was postponed at the time for a day. और ये सोचा गया कि इतना रिनाउंड स्कॉलर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट डे फिर वाइवा वोसी, आज तो होता तो जो एक्सपर्ट होते वो रिजेक्ट कर देते थीसिस, अब यहां से गधे कहीं का कहीं से नकल कर लिया है। मूल उसकी पोटेंसी को जानते थे। नेक्स्ट डे अगेन वाइवा वोसी वाज ऑर्गेनाइज्ड। एन एक्सपर्ट डिड नॉट आस्क इवन a single question to Wittgenstein. They simply said, please tell me whatever you wrote in this book. वाइवा वोसी आयोजित नहीं हुआ, उससे कहा गया कि बताओ कि तुम लिखे क्या हो इसमें। And then he started to narrate whatever he wrote in Tractatus. और आपको पता होगा कि 3-4 घंटे नॉन स्टॉप विटगेनस्टाइन बोलता रह गया। विटगेनस्टाइन जब लेक्चर देने जाता था तो कभी लेक्चर नोट तैयार नहीं करता था, कहता था कि मैं लेक्चर नोट तैयार कर लूंगा तो मैं उससे कन्फाइंड हो जाऊंगा, बध जाऊंगा। और डायरेक्ट जाता था क्लास में और डायरेक्ट लेक्चर डिलीवर करता था, किसी लिमिटेशंस के। 29 की जब वाइवा वोसी होती है तो उस समय मूर लिखता है कि एट दैट टाइम वाइवा वोसी डिड नॉट, Wittgenstein did not change his position. He tried to substantiate his position whatever he formulated in Tractatus. वो उसी बात को करता रहा। लेकिन आप जानते ही हैं कि विटगेनस्टाइन अल्टीमेटली 1933 29 ऑनवर्ड वो लेक्चर अपॉइंट होता है और लेक्चर डिलीवर करता है, और लेक्चर डिलीवर करता है। ये वाइसमान लिखता है G.H. Wainwright बायोग्राफिकल स्केच में, they were the ancestor of Tractatus, but they were no ancestor of philosophical investigations. This was the contribution of Wittgenstein. 1929 के बाद बेटे जो विटगेनस्टाइन ने काम किया वो he himself refuted his earlier positions, and now he tells that picture held us captive. फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स, देखिए ट्रैक्टेटस में सर्टेनिटी की बात करता रहा और ये जितना एनालिसिस था वो सब सर्टेनिटी को लेकर के चला कि हमें सर्टेन और डेफिनिट मीनिंग चाहिए किसी वर्ड के लिए। लेकिन जब 1929 के बाद विटगेनस्टाइन आया तो उसने कहा कि देयर इज नो सर्टेन एंड डेफिनिट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड। सर्टेनिटी की खोज करना गलत है। क्यों? अब ट्रैक्टेटस और इन्वेस्टिगेशंस में दोनों लेटर और अर्ली फेज और लेटर फेज में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन अब यहां जो न्यू लेवल एनालिसिस की बात किया था विटगेनस्टाइन, उस न्यू लेवल एनालिसिस को रिजेक्ट करके सेम लेवल एनालिसिस पर आ गया और कहता है, देखिए इधर देखिए, जहां प्रॉब्लम होती है वही उसका समाधान होना चाहिए। If problem is at the level of ordinary language, then its solution must be at ordinary language. It should not be at different levels. इसीलिए ऑर्डिनरी लैंग्वेज के स्तर पर समस्या है तो उसी स्तर पर समाधान। एक डॉक्टर थे,
एक बच्चे के पैर में फोड़ा हुआ था, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए फोड़ा का ऑपरेशन करने के लिए। शुरू किया तो लड़का चिल्लाने लगा, अरे बाप रे बाप, चुप, सुआ लगा दूंगा, मोटा बोला। फिर चिल्लाने लगा, अबे लगाओ उसको सुआ। चुप हो गया। जब ऑपरेशन कर लिए तब लड़के से पूछे क्यों चिल्ला रहे थे, बताओ। कहा डॉक्टर साहब मैं चिल्ला इसलिए रहा था कि आप ऑपरेशन दाहिने पैर का कर रहे थे, फोड़ा बाएं पैर था, ऑपरेशन गलत हो रहा था। देखिए, यदि बाएं पैर में फोड़ा है तो ऑपरेशन बाएं पैर में होना चाहिए। At the level of ideal language, there is no problem. Problem consists at the level of ordinary language, and therefore each solution must be in ordinary language. इसीलिए अब विटगेनस्टाइन एक नए थियर के साथ आता है और कहता है कि there is no problem of certainty of meaning in philosophy. As a matter of fact, philosophical, देखिए पहले क्या कहता है कि all philosophy is the critique of language, Tractatus. अब कहता है कि philosophical problems arise when language goes on holidays. दार्शनिक समस्याएं तब पैदा होती है जब भाषा छुट्टी पर होती है। What do you mean by language goes on holidays? Holidays का मतलब ये होता है कि if you consider language independent from context, independent from fact, independent from its applications, then you invite problems. यदि आप किसी शब्द के अर्थ को संदर्भ से अलग करके विचार करें तब समस्याएं पैदा होती है, और यदि संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए विटगेनस्टाइन कहता है कि फिलोसफी इज अ बैटल अगेंस्ट bewitchment of intellect by means of language. फिलोसफी भाषा के माध्यम से बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध एक युद्ध है। bewitchment of intellect, बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध एक युद्ध है। और इसलिए विटगेनस्टाइन कहता है कि डोंट थिंक बट लुक, सोचो मत, देखो। किसको देखो? कौन बोल रहा है भैया? डोंट थिंक बट लुक, सोचो मत देखो, लेकिन किसको देखो? अब विटगेनस्टाइन लिखता है कि डोंट लुक फॉर मीनिंग, लुक फॉर इट्स एप्लीकेशंस, uses. There is no certain and definite meaning of any word. The meaning of word is context situations. So there is no certain and definite meaning of any word. विटगेनस्टाइन कहता है कि भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। देखिए, ट्रैक्टेटस में पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया सर्टेनिटी के लिए कि हमें निश्चित अर्थ चाहिए। अब कहता है कि निश्चित अर्थ जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। देखिए, एक संदर्भ में जो निश्चित है दूसरे संदर्भ में अनिश्चित हो गया। किसी पुत्र वाले पिता से पूछना कि तुम्हारे कितने पुत्र है, ये तो रिलेवेंट है, लेकिन मायामती से पूछना कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं, ये बेकार का प्रश्न है। ये कंटेक्चुअल फ्री लैंग्वेज। विटगेनस्टाइन कहता है कि प्रॉपर कंटेक्स्ट में शब्द का प्रयोग करना सीखो। एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अर्थों के लिए होता है। सो द इंपॉर्टेंट इज नॉट मीनिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशंस। और इसलिए विटगेनस्टाइन कहता है कि डोंट थिंक बट लुक, लुक फॉर मीनिंग, not look for meaning but look for applications, look for uses. अब देखें, जब इतनी बातें आई तो विटगेनस्टाइन आइडियल लैंग्वेज को एक तरह से रिप्लेस करके और उसके स्थान पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज की बात करता है, और यहीं से इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड में आता है। विटगेनस्टाइन के दो फेज हो गए, अर्ली फेज, लेटर फेज। विटगेनस्टाइन अर्ली फेज में बियरर थियरी की बात करता है,
न्यू लेवल एनालिसिस की बात करता है, लेकिन लेटर फेज में सेम लेवल एनालिसिस की बात और यूज थियरी की बात करता है। इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड में पड़ा और दो तरह की ऑर्डिनल लैंग्वेज फिलोसफी के दो स्कूल्स डेवलप हो गए। एक जहां कैम्ब्रिज में था तो इसको कहा गया कैम्ब्रिज स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि मूर वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी और विटगेनस्टाइन वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। आप नॉर्मन माल्कन को पढ़ेंगे, नॉर्मन माल्कन का एक लेख छपा था मूर एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। उसमें कहता है कि नो सेंस मूर वाज द लीडर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। और यही बात एम क्विंटन लिखते हैं कि मूर ने ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी का जन्म दिया, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज को मानता था, क्योंकि वो कॉमन सेंस नॉलेज को मानता था, इसीलिए उसने ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी का जन्म दिया। लेकिन he was not systematically developed ordinary language philosophy, and ordinary language philosophy was systematically and logically developed by Wittgenstein in Cambridge after 1929. उस समय इस परंपरा में बहुत सारे दार्शनिक थे। देखिए, बाउस्मा, आंस्कोम, नॉर्मन माल्कन, लेड्जोविच, ये सब इसी परंपरा में थे, कैम्ब्रिज परंपरा में। लेकिन जब इसका प्रभाव ऑक्सफोर्ड पे पड़ा तो ऑक्सफोर्ड में उस समय जो चैंपियन फिलोसोफर थे वो थे जेल ऑस्टिन, पीएफ स्ट्रॉसन, गिलबर्ट राइल, जीजे वार्नाक, नॉन जेओ आमसन, ये सब ऑक्सफोर्ड में थे और इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सफोर्ड स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी में भी डेवलप इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। वन इज डेवलप्ड इन Cambridge and supported by many other philosophers. The pioneer philosopher of ordinary language philosophy was Ludwig Wittgenstein. And later on, it was supported by many thinkers, not in Cambridge, but also in Oxford. तो ध्यान रखना कि ऑक्सफोर्ड में जो परंपरा डेवलप हुई उसका नाम पड़ गया ऑक्सफोर्ड स्कूल्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी। अब आपके मन में एक समस्या आ रही है कि डेवलप हुई तो एज इट इज डेवलप हो गई कि कुछ समानता या असमानता थी। ध्यान रखना, देयर आर मेनी सिमिलरिटीज एज वेल एज मेनी डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द स्कूल्स। द सिमिलर पॉइंट इज both rejects the ideal language and support the ordinary language। दोनों ने आइडियल लैंग्वेज को रिजेक्ट करके ऑर्डिनरी लैंग्वेज की संभावना को स्वीकार किया। पहली दोनों में समानता थी। दूसरी समानता थी कि दोनों ने ही माना कि दार्शनिक समस्याएं भाषा जनित समस्याएं हैं। फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स। इट इज नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम्स। इट इज नॉट द प्रॉब्लम कंसर्न विथ रियलिटी, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ साइंटिस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियलिटी। फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स प्रॉब्लम्स। मोर और लेस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स arise due to ambiguity of language। इसीलिए इन लोगों ने साधारण भाषा को तो लिया और दोनों भाषा को लेकर के चले कि भाषा जनित समस्याएं ही दार्शनिक समस्याएं हैं। और तीसरा
तीसरी समानता दोनों में ये रही कि दोनों स्कूल्स ने तत्व मीमांसा का रिजेक्शन किया। एक चीज और, मैं चूंकि समय कम था इसलिए उसको मैंने किनारे कर दिया। इसी बीच में 1921-22 में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म वो भी वियना में ही शुरू हुआ। उसको वियना सर्किल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका फाउंडेशन वियना में ही पड़ा था, और उसमें बहुत सारे चैंपियंस थे, उसमें फिलोसोफर थे, उसमें साइंटिस्ट थे, उसमें मैथमेटिशियन थे। ये सब मिल करके मूवमेंट शुरू किए थे, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो मूवमेंट था उसके दो टारगेट थे, elimination of metaphysics and demonstration of natural sciences. These two goals of logical positivism, rejection of metaphysics and demonstration of sciences. तो ध्यान रखना, रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा का निरसन करना केवल उसी परंपरा में नहीं था बल्कि यहां भी डेवलप किया गया। अब आपको एक मन में समस्या आ रही है, बस 5 मिनट और, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज के ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को लिया गया, बट नॉट इन टोटो। They accepted ordinary language philosophy with some restrictions, with some modifications. क्या मॉडिफिकेशन हुआ? 2-3 मेजर इशू हैं। विटगेनस्टाइन जिस ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को डेवलप किया कैम्ब्रिज में, वो मानता है कि फिलोसफी जस्ट लाइक मेंटल डिजीज which requires its therapy. दार्शनिक समस्याएं मानसिक व्याधि हैं। कैसी मानसिक व्याधि हैं? तो कहता है कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर जस्ट लाइक टू थ्रो द फ्लाई द वे आउट फ्रॉम द फ्लाई बोतल। दार्शनिक समस्याएं, विटगेनस्टाइन कहता है कि ऐसे है जैसे कोई मधुमक्खी है, वो बोतल में घुस गई है, उसी में भन भन रही है, उसको रास्ता दिखा दीजिए, समस्याएं खत्म हो जाएगी। नॉर्मन माल्कन ने कहा विटगेनस्टाइन के संदर्भ में कि दार्शनिक समस्याएं विटगेनस्टाइन के अनुसार ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति किसी कमरे में फंसा हुआ है, वो चिमनी से निकलना चाहता है लेकिन चिमनी बहुत सकरी है, वो खिड़की से जाना चाहता है लेकिन खिड़की बहुत ऊंची है, रास्ता नहीं जानता रास्ता किधर से है। इसका मतलब क्या हुआ गया कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम्स। रास्ता दिखाने की समस्या है। इसलिए विटगेनस्टाइन कहता है कि व्हाट इज योर एम इन फिलोसफी? टू शो द वे आउट फ्रॉम द फ्लाई बोतल। इसीलिए विटगेनस्टाइन ये भी कहता है कि philosophical problems have the form I do not know my way about. दार्शनिक समस्याएं ऐसी हैं जैसे मैं नहीं जानता कि रास्ता किधर है। सब कुछ है, रास्ता पता नहीं। यही मोक्ष मार्ग में होता है। सब जानते हैं कि आत्मा है लेकिन पता नहीं चलता कि आत्मा है कहां। इसीलिए विटगेनस्टाइन फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को बेसिकली थेरेपिक प्रॉब्लम कहता है, मेंटल डिजीज कहता है, और कहता है कि इनका समाधान कर दो तो समस्या समाप्त हो जाएगी। बेटे ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड में जिस ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी को डेवलप किया गया, वहां कहा गया कि फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर नॉट मेंटल डिजीज, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसफी दे सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल, गिलबर्ट राइल आया, गिलबर्ट जो था उसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये प्रॉब्लम वैसे है दिस इज द डॉगमा ऑफ घोस्ट इन द मशीन। डेकार्ट ने
लंबा इस पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। माइंड बॉडी जो ड्यूलिज्म को लेकर के चला था, तो माइंड बॉडी ड्यूलिज्म में उसने मान लिया कि शरीर में विस्तार होता है और आत्मा में विचार होता है, और जहां विस्तार है वहां विचार नहीं, जहां विचार है वहां विस्तार नहीं। और अंत में क्या कहा कि उस माइंड को इस शरीर में केंद्रित कर दिया। जैसे शरीर हमारा यंत्र हो जिसमें आत्मा रूपी प्रेत उसको चला रहा हो, इसी को कहता है कि द डाग्मा ऑफ घोस्ट इन द मशीन, और इसी को गिलबर्ट राइल कहता है कि हियर देयर इज कैटेगरी मिस्टेक। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कैटेगरी मिस्टेक मीन्स माइंड एंड लेवल्स ऑफ रियलिटी, and since these are two different levels of reality, you can't compare both at the same platform because their levels are different to each other. मन और शरीर के लेवल अलग अलग है, तो उन्हें एक लेवल पर ला के जब डिस्कस करेंगे तो अब प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी को कैटेगरी मिस्टेक करता है। कैटेगरी मिस्टेक जानते हैं क्या होता है? प्रोफेसर जे श्रीवास्तव साहब पूरी टीम के साथ मद्रास में गए थे, मद्रास यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस था, तो जय श्रीवास्तव साहब अपनी पत्नी के साथ भी गए थे। वहां पर पहले इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं थी यूनिवर्सिटी में, वहां एक पूरा हॉल दे दिया और लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। उसमें संगमलाल, प्रोफेसर संगमलाल पांडे, प्रोफेसर सीएल त्रिपाठी, प्रोफेसर जे श्रीवास्तव, जितने स्टालवर्ट थे सब गए थे, लेकिन पत्नी के साथ केवल प्रोफेसर जे साहब गए थे, श्रीवास्तव साहब। हमारे प्रोफेसर सीएल त्रिपाठी साहब संत आदमी, वो एक झोला भगवान लेके चलते थे, एक झोला। वो गए और अभी सब लोग देख ही रहे हैं, तब तक वो अपना कपड़ा उतार दिए, पूरी तरह दिगंबर नहीं हुए, कुछ बचाए हुए थे। अब किसी के पत्नी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए दिगंबर होके, बहुत बुरा लगेगा। वो तो तब महसूस होगा जब पत्नी हो और कोई दूसरा सामने खड़ा हो, मन करेगा मुंह में, इसके आंख में मिर्चा फेंक दे, इसकी आंखें जल जाए। तब प्रोफेसर जे श्रीवास्तव साहब ने कमेंट किया कि प्रोफेसर त्रिपाठी, आप भूल रहे हैं कि यहाँ आप कैटेगरी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ मेरी पत्नी भी है, भूल रहे हैं, सब एक लेवल की सत्ताएं नहीं है। देखिए इस लेवल से अलग है, वो डिफरेंट कैटेगरी में है, हम डिफरेंट कैटेगरी में। बस नाम से करिएगा कि सब आत्मा का रूप है, फालतू बकवास नहीं। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, दोनों को दो जाना ये कैटेगरी मिस्टेक है। तो गिलबर्ट राइल ने इस कैटेगरी मिस्टेक और कोच दोष करके माइंड बॉडी की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन दिया, बिहेवियरिस्टिक थियरी, और कहा कि देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, इट इज वन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फिजिकल एक्टिविटीज। उसी प्रकार पीएफ स्टासन ने किया। समय बहुत कम है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये था, और सबसे महत्वपूर्ण अंतर, कि विटगेनस्टाइन ने यूज की बात तो किया, लेकिन यूज के ऊपर बल नहीं दिया, उसको यूज को एक्सप्लेनेशन नहीं करता है कि हम यूज की बात करें। और ये काम ऑक्सफोर्ड परंपरा में दार्शनिकों ने किया। जेल ऑस्टिन की जो पुस्तक है फिलोसॉफिकल पेपर्स, जेल ऑस्टिन जीवन में केवल, पूरे जीवन में केवल 7 ही पेपर पब्लिश कर पाया था। 1911 में पैदा हुआ, 49 में मर गया। पूरे जीवन में 7 पेपर पब्लिश हुआ। 1961 में डेथ होती है। क्या चुचू चुचू कर रहे हैं? मर गया, मर गया, शरीर है, खत्म हो जाएगा। उसमें कौन ऐसे लग रहा है जैसे फूल कुमारी की तरफ बैठे हैं। सुन के क्यों पड़ जाऊंगा? मरना स्वाभाविक धर्म है। एस्पिनोजा कहता है कि दिस इज नेचुरल प्रोसेस, हमें दुखी नहीं होना है। 2 धन 2 बराबर 4 होता है, यह नियत है, उसी तरह मरना नियत है। इसलिए एस्पिनोजा कहता है कि मरने से नहीं डरना चाहिए, क्यों? इट इज नेचुरल प्रोसेस, दुखी भी नहीं होना चाहिए। 2 धन 2 बराबर 4 होते हैं तो दुखी नहीं होते ना, और 2 धन 2 बराबर 6 होते तो दुखी होगा। उसी तरह मरना एक नेचुरल प्रोसेस है, दुखी नहीं होना चाहिए। मर गया, मर गया, चला गया, काम खत्म हो गया।
तो उसके उसके 3 पेपर को और अनपब्लिश पेपर को लेकर के 10 पेपर 1961 में पब्लिश किया गया जीजे वर्नाक और जे आमसन के द्वारा, और टाइटल दिया गया फिलोसफिकल पेपर्स। आप देखिए उस पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है, तो विटगेनस्टाइन लिखता है कि आवर कॉमन स्टॉक्स ऑफ लैंग्वेज देयर आर सो मेनी subtle distinctions involved which we can't understand to sit on easy armchair। हमारी भाषा, साधारण भाषा इतनी सरल नहीं है, उसमें बहुत सारे सटल डिस्टिंक्शंस हैं, और हम आराम चेयर पर बैठ के समझना चाहें तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना बेटे, इधर ध्यान देना। जो जेल ऑस्टिन आया उसने एक नई मेथड की बात किया, और इस मेथड का नाम दे दिया लिंग्विस्टिक फेनोमेनोलॉजी। हिस्टोरिक फेनोमेनोलॉजी होता है, मुंडेन फेनोमेनोलॉजी होता है, लेकिन हिस्टोरिक और मुंडेन फेनोमेनोलॉजी दोनों से अलग हट करके लिंग्विस्टिक फेनोमेनोलॉजी की बात किया। हिस्टोरिक फेनोमेनोलॉजी आप जानते हैं, एडमंड हसल की सिद्धांत। मुंडेन फेनोमेनोलॉजी में हाइडेगर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों से हट करके देखिए, लैंग्वेज का अपने आप में अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को वो लिंग्विस्टिक फेनोमेनोलॉजी कहता है। जब जेल ऑस्टिन लेक्चर देने जाता था तो अपने साथ 20 डिक्शनरी लेके जाता था, 15-20 डिक्शनरी, और जब लेक्चर देता था तो दिखाता था यहाँ ये शब्द का ये अर्थ है, यहाँ ये शब्द का ये अर्थ है, यहाँ ये शब्द का ये अर्थ। और इसीलिए जेल ऑस्टिन कहता है कि निकट फ्यूचर में फिलोसफी से एक और ब्रांच अलग होगा, वो है ग्रामर का, वो भी फिलोसफी से अलग हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स अलग हो गया, जैसे फिजिक्स अलग हो गया, जैसे साइकोलॉजी अलग हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, ये सब उसके बेटी हैं। साइकोलॉजी इज द बेबी ऑफ फिलोसफी, छोटी सी फिलोसफी, मैथमेटिक्स ऑफ फिलोसफी, दे ऑल separated from philosophy in long spell of time. In the same pattern, a new science will be emerged from philosophy. और इस प्रकार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों ही रही। आजकल जो नया ट्रेंड डेवलप हुआ है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का ट्रेंड डेवलप हुआ है। वो एज ए फैक्ट वो एनालिसिस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एनालिसिस दूसरे तरह का एनालिसिस है, जिसमें नाम चॉम्स्की हैं, सबसे बड़ा चैंपियन तो डेरिडा है, जैकब डेरिडा, जिन्होंने एक नई तरह की फिलोसफी का जन्म दिया। लेकिन आज मैं यहीं पर अपने लेक्चर को विराम कर रहा हूं। अब फिलोसफी से आपको बता दूं कि फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज से अब टर्म हट करके लोगों की, फिलोसफर्स की रुचि अब कॉन्शियसनेस की ओर स्टडी में ज्यादा लगी हुई है, rather than linguistic analysis। थैंक यू। मैं प्रोफेसर मिश्रा जी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और सभी मित्रों को धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर बालेश्वर जी को धन्यवाद करूंगा जो अच्छे से संचालन कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, अपने प्यारे बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक इतने उबाऊ लेक्चर को सुना जिसकी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि फिलोसफी में दिखता कुछ नहीं है। जब दिखेगा नहीं तो होगा कैसे? होने के लिए दिखना चाहिए, और यहां दिखता कुछ है नहीं। न तुमने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ये फिलोसफी का हाल है। लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल फिलॉसफी, इसको 2 भाग में आपने बहुत ही सरल और अपने पॉपुलर स्टाइल में समझाने का प्रयास किया। सभी ऑडियंस और अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर।